प्रिय विद्यार्थियों, परिष्कार क्लासेज सरदार सर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सुनो ना, आ जाती है तुमको नींद बिना कुछ कहे, आ जाती है तुमको कैसे नींद बिना कुछ कहे, हमें तो ख्वाबों में भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। अब हम लोग अपने टॉपिक के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। हम लोग मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हम लोगों ने राणा हम्मीर तक पढ़ा है। राणा हम्मीर के बाद मेवाड़ का शासक बनता है राणा छेत्र सिंह, या इन्हें राणा खेता भी कहते हैं। इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 1364 ईस्वी से लेकर 1382 ईस्वी तक रहा है। यानी जिस शासक की बात कर रहे हैं उस शासक का नाम राणा छेत्र सिंह या इन्हें राणा खेता भी कहते हैं। इनका शासनकाल 1364 ईस्वी से लेकर 1382 ईस्वी तक रहा है। राणा छेत्र सिंह शासक बने थे राणा हम्मीर के बाद। राणा हम्मीर के बाद मेवाड़ के शासक बने थे। तो राणा हम्मीर के बाद जो मेवाड़ के शासक बने थे उनका नाम था राणा छेत्र सिंह या राणा खेता, जिनका शासनकाल 1364 ईस्वी से लेकर 1382 ईस्वी तक है। राणा खेतर सिंह की बात करें तो इन्होंने अधिकार कर लिया था अजमेर पर, यानी सर्वप्रथम अजमेर को मेवाड़ साम्राज्य का अंग बनाया था और मेवाड़ साम्राज्य का अंग बनाया था राणा छेत्र सिंह। आगामी हम लोग पढ़ेंगे कि उड़ना राणा पृथ्वीराज ने इसी अजमेर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था और अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। तो अजमेर पर सर्वप्रथम अधिकार किया था राणा छेत्र सिंह ने और अपने मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने अजमेर के बाद की बात करें तो भीलवाड़ा का जो वर्तमान का क्षेत्र मांडलगढ़ है, जहाजपुर है, बिजोलिया का जो क्षेत्र आता है, इन क्षेत्र पर अधिकार किया था राणा छेत्र सिंह ने। राणा छेत्र सिंह ने अजमेर भीलवाड़ा के क्षेत्र पर, इनके अलावा की बात करें तो इसने अधिकार किया था बूंदी पर। यानी बूंदी की बात करें तो यहाँ शासन था हाड़ा वंश और हाड़ा वंश के शासकों का इस क्षेत्र पर अधिकार होने के कारण कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती, हाड़ा वंशीय शासकों के आधिपत्य के कारण, और इन्होंने बूंदी तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इन्हें छेत्र सिंह के बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने सर्वप्रथम हाड़ा शासकों को पराजित किया था। यानी हाड़ा शासकों को मेवाड़ का शासक था जिसने पराजित किया था, उस शासक का नाम था छेत्र सिंह। इसी छेत्र सिंह की बात करें तो इसने साम्राज्य का विस्तार किया था। साम्राज्य का विस्तार करता हुआ मालवा तक किया था। मालवा का एक शासक था जिसका नाम था दिलावर खां, और इन्होंने दिलावर खां की हत्या कर दी और हत्या करके मालवा के अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और इन्हीं की बात करें तो इन्हें कहा जाता है मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रधारक। यानी इनके बाद में मेवाड़ के शासकों के साथ मालवा के शासकों का संघर्ष चलता रहा, क्योंकि इसने मालवा के शासक दिलावर खां की हत्या कर और मालवा के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। इन्हें मेवाड़ और मालवा संघर्ष का सूत्रधारक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम यहाँ एक विवाद की नींव डाली इतिहास में। इसी की बात करें तो इनके एक दासी थी जिसका नाम था खातिन नामक दासी थी, और खातिन नामक दासी थी राणा छेत्र सिंह के। राणा छेत्र सिंह के खातिन नामक दासी थी और खातिन नामक दासी के दो संतान हुई थी। एक संतान थी जिसका नाम था चाचा,
और दूसरे का नाम था मेरा। चाचा और मेरा नामक दो दासी पुत्र थे और ये दो दासी पुत्र थे राणा छत्र सिंह के। और राणा छत्र सिंह की बात करें तो हम्मीर के बाद सर्वाधिक मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ में पुनर्स्थापना, पुनर्गठन और निर्माण का काल कब से कब तक माना जाता है। तो ध्यान रखना, नोट लगा के याद रखना कि 1364 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक का जो मेवाड़ का काल कहा जाता है वो कहलाता है पुनर्गठन का काल कहलाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ के इतिहास का पुनर्गठन का काल कब से कब तक माना जाता है। तो पुनर्गठन के काल की बात करें तो 1364 से लेकर 1468 ईस्वी तक का जो काल कहलाता है मेवाड़ के इतिहास में पुनर्गठन का काल कहलाता है। तो हम लोग जिस शासक की चर्चाएं कर रहे हैं वो राणा छत्र सिंह या राणा खेता है, जिनका शासनकाल 1364 से लेकर 1382 ईस्वी तक रहा है। ये राणा हम्मीर के बाद मेवाड़ का शासक बना था, राणा हम्मीर का उत्तराधिकारी था। राणा छत्र सिंह की बात करें तो इसने अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी तक के क्षेत्र पर अधिकार कर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने हाड़ा शासकों को भी पराजित कर दिया था। इनकी बात करें तो मालवा का एक शासक था, दिलावर खां की हत्या कर दी और मालवा पर अधिकार कर लिया। तो इन्हें मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रधारक माना जाता है। इनकी एक दासी थी जिसका नाम था खातिन नामक दासी के दो पुत्र थे, एक का नाम था चाचा और मेरा। यानी इनके दो पुत्र थे, चाचा और मेरा नामक दो दासी पुत्र थे। आगे हम राणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, तब इनका विशेष जिक्र आएगा चाचा और मेहरा का। इनके बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम था राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह। तो ये आपको याद रखना है कि मेवाड़ का पुनर्गठन का काल कौन सा माना जाता है। 1326 से लेकर 1468 ईस्वी का मध्य का काल मेवाड़ के इतिहास में पुनर्गठन का काल कहलाता है। अगले शासक की बात करें तो अगला शासक है हमारा राणा लक्ष्य सिंह या इन्हें कहा जाता है राणा लाखा, जो कि शासक रहा था 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक रहा था। यानी राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह की बात कर रहे हैं। इनका शासनकाल 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक शासनकाल रहा है। इनकी बात करें तो यह शासक बने थे, किनके बाद में बने थे, राणा छत्र सिंह। राणा छत्र सिंह के बाद जो मेवाड़ के शासक बने थे उस शासक का नाम था राणा लाखा। राणा लाखा के शासनकाल की बात करें तो इनके शासनकाल में जावर की खान की खोज की गई। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जावर के खान की खोज किनके शासनकाल में की गई थी। तो राणा लाखा के शासनकाल में मेवाड़ में यानी उदयपुर में जिस खान की खोज हुई थी उस खान का नाम था जावर की खान। जावर की खान की बात करें तो ये खान सीसा जस्ता, जिन्हें जुड़वा खनिज कहा जाता है, सीसा जस्ता, और इनके साथ में इनका उत्पादन होता है चांदी का। तो राज्य की या भारत की चांदी के उत्पादन की सबसे बड़ी खान मानी जाती है जिसे जावर माइंस कहते हैं, और ये जावर की खान है उदयपुर में। और इसी जावर की खान की बात करें तो जावर की खान की खोज की गई थी राणा लाखा के समय, और इनके समय इनका राजकोष और भी मजबूत हो गया क्योंकि जावर की चांदी जैसी खाने यानी चांदी निकलने लगी और इनका साम्राज्य और भी समृद्ध हो गया। इन्हीं के शासनकाल की बात करें तो इनके शासनकाल में एक झील, और उस झील का नाम था पिछोला। एक झील थी जिस झील का नाम था पिछोला, और पिछोला झील का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। यानी
राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के शासनकाल में एक झील का निर्माण कार्य हुआ था और उस झील का नाम था पिछोला झील। पिछोला झील की बात करें तो इस झील का जो निर्माण कार्य की बात करें तो लगभग इनके निर्माण कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि 1387 ईस्वी में इस झील का निर्माण कार्य हुआ था। और इस झील की बात करें तो इस झील का जो निर्माता माना जाता है एक था पिछू, या इसे कहते हैं छितर, या इसे बोलते हैं चिड़ी मार बंजारा। पिछू या छितर नामक चिड़ी मार बंजारा था। उस बंजारे ने अपने बैल, यानी इनका कोई बैलदार इस स्थान पर प्यासा रहकर, यानी प्यासे रहकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था और इसी बैल की समृद्धि में इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था। और इस झील की बात करें तो नदियां हैं सीसा, रम्मा और एक नदी जिसका नाम है बुज्जड़ और बेड़च। सीसा, रमा, बुजुड़ और बेड़च नदी के पानी की बात करें तो इन नदियों के पानी के द्वारा पिछोला झील को जलापूर्ति होती है। और इसी पिछोला झील की बात करें तो इस झील के किनारे एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे का नाम है गलकी नटनी का चबूतरा। गलकी नटनी के चबूतरे की बात करें तो गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ है पिछोला झील। और इस प्रकार की इस कहानी के बारे में माना जाता है कि एक गलकी नामक नट जाति की महिला थी जो कि अपना कर्तव्य दिखाकर अपनी आजीविका चलाती थी। इनके बारे में किसी इनके सामंत ने बताया कि एक ऐसी नटनी जो रस्से पर यानी रस्सी पर चलती है, यानी यह गलकी नटनी पिछोला झील के इस छोर से लेकर उस छोर तक रस्सी के सहारे पार कर देती थी, रस्सी पर। तब इसे राणा लक्ष्य सिंह ने बुलाया और बुलाकर कहा था कि तुम इस पिछोला झील को यहाँ से इस किनारे से लेकर उस किनारे तक पार कर दो कि तुम्हें आधा मेवाड़ साम्राज्य दे दिया जाएगा। गलकी नटनी जब इस झील के मध्य में पहुंची तब महाराणा ने इस रस्सी को कटवा दिया और महाराणा ने रस्सी को कटवा दिया और नटनी झील में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तब इनके याद में एक चबूतरा बनाया गया था जिसका नाम था गलकी नटनी का चबूतरा। इसी झील के किनारे की बात करें तो एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है जग मंदिर महल, और एक महल है जिसका नाम है जग निवास और जग मंदिर नामक महल बने हुए हैं पिछोला झील के किनारे। और इन्हीं के बाद हम लोग आगे 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह थे, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने, यानी मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह थे और मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था मेजर सावर्स। और मेजर सावर्स और अंग्रेज परिवारों को इन्हीं महलों में शरण दी थी। तो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी की बात करें तो इनके दरबार में प्रसिद्ध संस्कृत भाषा के विद्वान रहते थे और एक का नाम था झोटिंग भट्ट और दूसरे का नाम था धनेश्वर भट्ट। यानी राणा लाखा की बात करें तो राणा लाखा के दरबार में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध दो विद्वान रहते थे, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक इनके प्रसिद्ध दो विद्वान रहते थे राणा लाखा के दरबार। तो मित्रों यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। हम लोग राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं जिनका शासनकाल 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक था। ये राणा क्षेत्र सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बने थे। इनके शासनकाल में जावर की चांदी की खान की खोज की गई थी और जावर की चांदी की खान वर्तमान में उदयपुर में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाले राज्य की सबसे बड़ी खान है। और इन्हीं के शासनकाल में एक झील का निर्माण करवाया था, उस झील का नाम था पिछोला। और पिछोला झील का निर्माण लगभग 1387 में करवाया गया था। पिछू या चित्र नामक चिड़ी मार बंजारा था जिसने अपने बैल की समृद्धि में इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील की जलापूर्ति सीसा, रमा, बुजुड़ और बेड़च नदी से होता है। इस झील के किनारे एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है जिसका नाम है गलकी नटनी। और इस झील के किनारे दो प्रसिद्ध महल बने हुए, जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए। इनके दरबार में संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक दो विद्वान रहते थे। इन्हीं लक्ष्य सिंह की बात करें तो लक्ष्य सिंह के दो पुत्र थे।
लक्ष्य सिंह की बात करें तो इनके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था चुंडा और दूसरे का नाम था राघव देव। ध्यान रखना, राघव चेतना अलग है, अलाउद्दीन खिलजी का तांत्रिक ब्राह्मण था, और ये दो लक्ष्य सिंह के पुत्र थे, एक का नाम था चुंडा और एक का नाम था राघव देव। इसी समय की बात करें तो मेवाड़ के, यानी इस प्रकार का मेवाड़ साम्राज्य के यहाँ पड़ोसी एक साम्राज्य और था, जिस साम्राज्य को कहते हैं मारवाड़। और मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ का भी एक शासक था जिसका नाम था राव चुंडा। राव चुंडा मारवाड़ का शासक था, और एक इनका पुत्र भी था, उसका नाम था राणा चुंडा। इनकी बात करें तो राव चुंडा की बात करें तो इनके एक पत्नी थी जिसका नाम था किशोर कंवर, या किशोर देवी नामक इनकी पत्नी थी राव चुंडा की। किशोर देवी की बात करें तो इंदा प्रतिहार की थी, इंदा प्रतिहारों का सहयोग किया था राव चुंडा ने। तब प्रतिहारों इनसे खुश होकर मंडोर इन्हें दहेज में दे दिया अपनी पुत्री के विवाह में, यानी किशोर कंवर का विवाह कर दिया चुंडा के साथ में। इस किशोर कंवर के एक संतान भी थी जिसका नाम था राव काना, और इनकी राव चुंडा की अन्य रानियां थी, अन्य रानियों के एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल, और एक पुत्री भी थी जिसका नाम था हंसा बाई। यानी मारवाड़ का राव था, मारवाड़ के राव का नाम था राव चुंडा। राव चुंडा की एक प्रिय पत्नी थी किशोर कंवर, किशोर कंवर का पुत्र हुआ था राव काना, और इनकी अन्य रानी थी जिसका नाम था सूरज कंवर, और उनके एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल, और एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसा बाई। यह किशोर कंवर के प्रभाव में आकर मारवाड़ का उत्तराधिकारी बना देता है काना को। काना को उत्तराधिकारी बनाने के कारण रणमल नाराज हो जाता है, और नाराज होकर यह मेवाड़ रियासत से संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। इन्होंने मेवाड़ से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, और संबंध स्थापित करने के लिए अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करवाना चाहता था। राणा लाखा का पुत्र था जिसका नाम था राणा चुंडा। राणा चुंडा के साथ अपनी बहन हंसाबाई का विवाह करना चाहता था। इसने पंडित जी को नारियल दिया, और पंडित जी नारियल लेकर राणा लक्ष्य सिंह को दे देते। राणा लक्ष्य सिंह को दे देते। राणा लक्ष्य सिंह वृद्धा अवस्था में थे, और इन्होंने कहा कि मेरे साथ इस वृद्धा अवस्था में किसने मजाक किया है। तब इस पंडित ने कहा था कि ये नारियल आपके पुत्र चुंडा के लिए आया है, परंतु चुंडा ने इस नारियल लेने से मना कर दिया। तब इस रणमल ने कहा था कि विवाह तो मुझे आपके पुत्र चुंडा के साथ करवाना है, फिर अगर नारियल आपने ले भी लिया, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि हंसाबाई से उत्पन्न होने वाले, यानी आपके साथ वृद्धा अवस्था में मैं मेरी बहन का विवाह तो कर सकता हूँ, परंतु मेरी बहन से उत्पन्न होने वाली संतान ही आगामी मेवाड़ की बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? उत्तराधिकारी। यानी आगामी आने वाली बात करें तो आगामी होने वाले हंसाबाई की संतान ही मेवाड़ का शासक बनना चाहिए। और इस शर्त के मुताबिक की बात करें तो इस डोगरे ने हंसाबाई के साथ विवाह किया था, और मेवाड़ मारवाड़ विवाह समझौता होता है, और ये विवाह समझौता हुआ था हंसाबाई और राणा लक्ष्य सिंह के। और इसी हंसाबाई और राणा लक्ष्य सिंह की एक संतान भी थी जिसका नाम था मोकल, जो कि आगामी मेवाड़ के शासक बना था राणा मोकल। इसी समय की बात करें तो राव चुंडा की बात करें तो इन्होंने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ले ली, और राजपद से त्याग, यानी राजपद से दूर रहने की प्रतिज्ञा ले ली। इसी कारण इतिहास में इसे इतिहास में कहा जाता है भीष्म में पितामह। यानी राजस्थान के इतिहास में या कलयुग के इतिहास में या मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो इन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं आज के बाद आजीवन कंवारा रहूंगा, यानी आजीवन कंवारा रहूंगा, और इसने प्रतिज्ञा ले ली थी। इसी कारण इसे इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से जाना गया था। तो मित्रों, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो हमारे वीडियो को शेयर करना,
लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मित्रों, जय हिंद, जय